चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने सीएमए के अरे बोल रही थी दिसंबर एग्जाम से। दिसंबर एग्जाम 10 तारीख से स्टार्ट है। हम लोग वीडियो सीरीज फर्स्ट ग्रुप के सेकंड ग्रुप में मैं पढ़ाती हूँ, बट उसके बिकॉज टाइम नहीं है तो मैं फर्स्ट ग्रुप की वीडियो। तो आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, मुझे पता बहुत सारे बच्चे होती है कुछ कुछ ना कुछ इस चैप्टर में। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। मैं आपको पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो फर्स्ट ग्रुप वाला है, सेकंड ग्रुप में भी मैनेजमेंट में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बट अभी तो मैं वो रिवाइज नहीं। लोग अभी फर्स्ट ग्रुप का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं हम, और क्या क्या कवर करेंगे मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी। कुछ एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट लगता है एग्जाम वो करेंगे। थर्ड मॉड्यूल के मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगी, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन कराऊंगी आगे। आई विल ट्राई टू कवर in a different video. So today we are starting with the concept. I think this video parts. First part will be obviously your concept. Second part will be your module. Okay? So I would really want you to see first video first. क्योंकि concept एक बार clear हो तो module के साथ जाएंगे. So let's start with standard costing. तो हम लोग start कर रहे हैं बच्चों अपने पास standard costing के साथ. I will try to keep it as short as possible because I know it's a revision. I'll not be able to tell all the examples that I take क्लास. हम लोग ट्राई वहाँ तो बहुत सारे डिस्कस, बहुत लंबा चैप्टर डीप। यहाँ पे क्योंकि रिवीजन पर्पज से बन रहा है, तो आई ट्राई टू कवर ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर और आपके चैप्टर कवर हो जाए. लेट्स स्टार्ट. देखो बच्चों, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर कॉस्टिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं हम पढ़ते हैं क्लास के बच्चों को याद होगा. मैं सारे चैप्टर्स को 3 सेक्शन में बांट देती हूँ. पहला चैप्टर जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, पहला चैप्टर जो एंटायरली प्रोडक्शन या सर्विस से रिलेटेड. सेकेंड चैप्टर जो है वहां पे हम लोग मोस्ट ऑफ द प्लानिंग की बात करते हैं. देयर आर 3 चैप्टर्स व्हिच आर डेडिकेटेड टू प्लानिंग पर, एंड द थर्ड देयर आर सम चैप्टर. तो जब मैं प्लानिंग में बांटती हूँ, अगर तुम आपको याद हो तो जब हम लोग प्लानिंग में बांटते हैं तो प्लानिंग में इसमें ना पी ना ओ बन जाता है, अलग ही है तो रहती है. प्लानिंग में अपने पास 3 चैप्टर्स हैं. सबसे पहले अपने पास स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, दूसरा अपने पास बजट है, और तीसरा जो है वो है अपने पास स्टैंडर्ड बजट, एंड लास्ट वी हैव इज आवर मार्जिन. योर फेवरेट चैप्टर मार्जिन एंड कॉस्टिंग, राइट. तो इन 3 चैप्टर को मैं प्लानिंग के अंडर कैटेगराइज करती हूँ. कोई भी कंपनी प्लानिंग कर रही है तो वहां पे ये 3 चैप्टर्स हेल्प करते हैं. तो बाकी और जो चैप्टर्स हैं मिसलेनियस को छोड़ के वो सारे के सारे चैप्टर्स बात करते हैं. अच्छा, ये सामान बनाना है, पेंसिल बनाना, राइट. तो इसमें कॉस्ट कितनी, कॉस्टिंग का एक बेसिक इंटेंशन, जो भी आप सामान बना रहे हो उसके अगेंस्ट कस्टमर कितना पैसा. तो एक बाद में मैं क्लास में रिपीट करती रहती. The intention of the costing is to know what cost has to be charged from a customer. एक कस्टमर एक गुड का कितना पैसा चार्ज करना. बहुत सारे बच्चों को रिकॉल आ रहा होगा, कि हमें बारहवीं क्लास में ही क्योंकि कॉस्टिंग का इंटेंशन है कि एक सामान से कॉस्टिंग, द इंटेंशन ऑफ द कॉस्टिंग इज टू नो कि एक कस्टमर से एक यूनिट का कितना पैसा चार्ज करना. ठीक है, बट वो इंटेंशन यहाँ पे नहीं लग रहा है बिकॉज ये 3 चैप्टर है जो कि प्लानिंग से डेडिकेटेड, राइट. तो सबसे पहले बच्चों स्टैंडिंग का मतलब बोलो, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है. तो देखो, स्टैंडर्ड होता है बेंचमार्क. बेंचमार्क का मतलब क्या हुआ कि इससे हम आपकी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे कि आप कैसा काम करें. जैसे मान लो कि आपका बेस्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम. आपका एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है. तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए वो 3 घंटे में हो जाने. मान लीजिए कोई बच्चा है, उसने 2.5 घंटे में से कंप्लीट कर दिया. अगर 2.5 कंप्लीट में कर दिया तो बहुत ही अच्छा है. मतलब इतनी रिविजन की होगी उसने, इतनी रिविजन की होगी, 5 बार तो उसने रिविजन की होगी. तो आपको भी कम से कम 5 बार लेनी चाहिए ताकि आपका पेपर भी 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाए. तो इतनी रिविजन की कि उसका पेपर इतनी कंप्लीट हो. तो यानी आप ऐसे एम्प्लॉय को क्या बोलोगे, वो एम्प्लॉय बहुत एफिशिएंट है, और ऐसे एम्प्लॉय को आप क्या लेना चाहोगे, आप उसको रिवॉर्ड. तो यानी जो आपका बेंचमार्क है, अब वो एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है या थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, कैसे पता चला, जब आपने उसको उसके बेंचमार्क से कंपेयर किया. ठीक है, मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को बोला था कि देखो भाई आपको एक चेयर बनानी है तो आप 3 kg प्लास्टिक में बना दो. उसने 3 kg प्लास्टिक की जगह पे मान लो 2.8 kg में बना दिया और सेम क्वालिटी का सामान बनाया. तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिवॉर्ड करेंगे कि अरे भैया आपने तो हमारी कॉस्ट सेव कर दी. मान लो आपने किसी एम्प्लॉय को बोला कि आप ना ये काम 3 घंटे में कर दो,
बट मानो ये पेपर मैंने किसी को दिया और उसको मैंने बोला आपको 3 घंटे तो आपका स्टैंडर्ड टाइम है ही है। अब उन्होंने मान लो 4 घंटे में काम किया। अब ऐसा हो सकता है कि भाई उस काम को एक्चुअली में करने में 4 घंटे लग रहे हो। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड बनाया तो हो सकता है उनको 3 घंटे लगे हो। बट मान लो उन्होंने 100 एम्प्लॉयज से काम कराया और 100 के 100 को 4 घंटे के आसपास ही लगे। किसी को 3.8 लगे, किसी को 3.1 आवर लगे, किसी को 3.9 लगा, किसी को 4 लगा। तो अब मेरे स्टैंडर्ड में ही तो प्रॉब्लम है। तो अगर मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टाइम से मैं उस काम के लिए स्टैंडर्ड टाइम ही कितना रखूं, 4 घंटे। इसीलिए बोला जाता है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो प्लानिंग से रिलेटेड जाता है। इट हेल्प्स यू टू प्लान कि आपका काम, जो भी आपके काम के लिए इनपुट है, वो इनपुट कितना होना चाहिए। तो हर एक इनपुट का बेंचमार्क एक कंपनी डिसाइड करती है कि देखो, अब बेंचमार्क अभी मैं और डीप में बताती हूँ। सो बेंचमार्क समझ में आता है अगेंस्ट विच द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंपनी इज मेजर्ड। द इनपुट परफॉर्मेंस की जो इनपुट लगना चाहिए था वो उतना लगा, उससे कम लगा, उससे ज्यादा लगा, क्या लगा, उसके बेसिस पे अगले पीरियड के लिए नए स्टैंडर्ड तैयार हो सकते हैं। या लोगों को आप रिवॉर्ड कैसे करेंगे, रिवॉर्ड करने के लिए आप बेटर बोनस वगैरह देने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज योर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड इज नथिंग बट अ बेंचमार्क। तो मुझे एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा चैप्टर इज डेडिकेटेड टू योर इनपुट कि आपका इनपुट क्या। अब स्टैंडर्ड तो इनपुट के लिए ही बनाओगे ना। कोई कंपनी अपने लेबर को ये बोलेगी भाई इतने मटेरियल में सामान बनाओ, इतने लेबर में, इतने लेबर आवर्स में सामान बनाओ। तो इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तो सबको याद होगा वैसे तो क्लास के बच्चों को तो सच में याद होगा कि सामान को बनाने के लिए अपने को 3 चीजों की जरूरत होती है। आई एम स्माइलिंग बिकॉज ये क्लास में इतनी बार बोला जाता है, इतनी बार बोला जाता है कि बच्चों ने बोला है कि जब हम पेपर कर रहे होते हैं ना तो भी दिमाग में यही आता है कि सामान को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। ठीक है? आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 3 इनपुट की जरूरत होती है, राइट। 3 इनपुट कौन कौन से? सबसे पहले एक अपने पास मटेरियल। सामान बिना मटेरियल के तो बनेगा नहीं। और एक और बात, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मेजरली जो रिलेटेड है वो आपका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कंपनी से रिलेटेड, सर्विस से नहीं। तो यहाँ पे मटेरियल होगा, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो सामान को बनाने के लिए अपने को कितनी चीजों की जरूरत होती है? 3। क्या क्या? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। तो वेरिएंस भी 3 है, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड वेरिएंस जो है वो आपका सेकेंड ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में तो नहीं है। एक बात तो यहाँ से थोड़ी सी इजी हो जाती है, यानी अपने पास मटेरियल वेरिएंस पढ़ना है और लेबर वेरिएंस। तो सामान को बनाने के लिए 3 चीज लगती है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। हमें यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है? मटेरियल और लेबर वेरिएंस के बारे में पढ़ना है। तो हमने स्टैंडर्ड तो देख लिया, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस एनालिसिस। इस चैप्टर का एक और नाम है वेरिएंस एनालिसिस। मैंने पहले भी बोला है मेरी स्पेलिंग्स में ऊपर नीचे हो जाता है, मेरी स्पेलिंग्स आप देख लेना, अपनी स्पेलिंग सही लिखना। थोड़ा सा गलत लिख लेती हूँ, भूल जाती हूँ क्या। चलो, तो वेरिएंस एनालिसिस। अब इस चैप्टर को वेरिएंस एनालिसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस पूरे चैप्टर में डिफरेंस ही निकल रहा होता है कि अच्छा आपको बोला गया था 3 घंटे में काम करना, आपने 3.5 घंटे में किया है। आपको बोला गया था 5 kg मटेरियल लगाना है, आपने 4.5 kg मटेरियल में काम कर दिया। तो इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं डिफरेंस ही निकालना है। डिफरेंस इज योर वेरिएंस, राइट। तो इसलिए इसको वेरिएंस एनालिसिस भी बोलते हैं। तो बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ याद रखने के पर्पज से है, इसके साथ ज्यादा ड्रामा मत करना। फॉर्मूले रटना मुझे कोई ठीक बात लगती नहीं, क्योंकि जो रटोगे ना वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होगा और सारे फॉर्मूले खराब हो जाएंगे। तो मैं कहानी सुना रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो इन सारे वेरिएंस से स्टोरी याद रखोगे ना तो बहुत 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 प्यारा था। तो लेट्स स्टार्ट। चलो, मुझे एक बात बताओ। नहीं, आप क्या बताओगे, मैं ही बताऊँ। तो देखो, तो क्या होता था पहले के जमाने में, काम बहुत छोटा होता था। तो काम बहुत छोटा होता था तो मतलब ऐसा हो सकता है पर्सन के पास पैसे नहीं है बट वो काम करने के लिए तैयार है। तो मान लो ये 2 लोग हैं, ये एक एक ये, ठीक है। एक का नाम था मिस्टर राज और एक का नाम था मिस्टर एक्स, ठीक है। वैसे राज के पास बहुत पैसा था, वेरी ह्यूज मनी, बहुत 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 बहुत, राइट। एक्स मेहनती इंसान थे, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार थे बट इनके पास पैसा। तो राज ने इनको पैसे दिए और बोला कि आप करो, आप बिजनेस करो, पैसे लगाने की मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा ठीक है। तो मिस्टर एक्स को हमने बोल दिया प्रोडक्शन मैनेजर। ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है, ये प्रोडक्शन मैनेजर ये जो प्रोडक्शन मैनेजर है
यही सारे काम करता था कि मटेरियल लाना, उसको यूज करना। लेबर की अगर जरूरत है, लेबर ये खुद भी कर लेता था, लेकिन हो सकता है कि 2-3 और लेबर, यही लेबर को हायर करता था, ये उनसे काम करा रहा था। सामान, जब हम ओवरहेड कहते हैं तो ओवरहेड का मतलब बेसिकली फैसिलिटी बोलते हैं कि प्रोडक्शन कहाँ पे होना चाहिए, जगह कहाँ पर लेनी, इलेक्ट्रिसिटी लगानी, मशीनें खरीदना, ये सारी फैसिलिटी तो है काम करने के लिए, वो सब कुछ प्रोडक्शन मैनेजर देख रहे थे। मतलब एक बिजनेस से रिलेटेड जितना भी काम था वो कौन देख रहे थे? प्रोडक्शन मैनेजर। तो यानी प्रोडक्शन मैनेजर को पता था कि कौन सा मटेरियल खरीद के लाना है और कितना मटेरियल यूज करके सामान बनाना है। उनको ही पता था कौन से लेबर को हायर करना है और उनसे काम कराना है। पर उनको ये पूरी फैसिलिटी अरेंज करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी और इन फैसिलिटी को यूज भी वही करते और ये पूरा प्रोडक्शन करते थे। अब जैसे जैसे समय बढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजर को ये समझ में आया कि अरे यार, ये तो मतलब प्रोडक्शन मैनेजर वाज तो वेरी हैप्पी कि ये सारा का सारा काम मैं कर रहा हूँ। आपके पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी अथॉरिटी होती है, आपकी उतनी इज्जत होती है। प्रोडक्शन मैनेजर 6 काम कर रहे थे। 6 कैसे? मटेरियल खरीदना, मटेरियल को यूज करना, लेबर हायर करना, लेबर से काम कराना, फैसिलिटी अरेंज करना और फैसिलिटी अरेंज करके उसको यूज करना। तो ये 6 के 6 काम कौन कर रहा था? प्रोडक्शन मैनेजर। और प्रोडक्शन मैनेजर बहुत खुश भी था कि इतनी सारी अथॉरिटी उसके पास है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास है, तो मतलब उसका बहुत ही इज्जत है मार्केट में। बट क्या हुआ, धीरे धीरे प्रोडक्शन इतना बढ़ने लगा। पहले आप 10 लोगों के लिए सामान बना रहे थे, अब आपका बिजनेस चल रहा है तो आप 50 लोगों के लिए सामान बनाओगे, आप 100 लोगों के लिए सामान बनाओगे। अब जो पैसा लगा रहा है ऑनर, वो तो काम देख ही रहा है ना। अब ऑनर को ऐसा लगता है कि भाई साहब, इतना सारा काम एक ही पर्सन कैसे संभालेगा। तो ऑनर पिक्चर में आए और उन्होंने मिस्टर एक्स से कुछ बात कही। उन्होंने कहा कि सुनिए, आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन क्या, अब मैं आपका थोड़ा सा बर्डन हल्का करना चाहता हूँ। तो यानी मेरे पास 3 इनपुट थे बच्चे, एक था मटेरियल, एक था लेबर, एक था ओवरहेड। मैंने कहा मटेरियल से रिलेटेड अपने पास कितने काम है? हमने कहा मटेरियल को पहले परचेज करके लेकर आना है और फिर उसको अपने को यूज करना है। लेबर को पहले हायर करके लेकर आना है, फिर उनसे काम कराना है, मेक देम वर्क। ओवरहेड को पहले अरेंज करना है। ओवरहेड्स बेसिकली फैसिलिटीज, तो पहले फैसिलिटीज को अरेंज करना है और फिर इन फैसिलिटीज को यूज करना है। तो पहले ये 6 के 6 काम कौन कर रहा था? पहले ये 6 के 6 काम, सारे का सारा ये 6 का 6 काम किसका था? प्रोडक्शन मैनेजर। अब प्रोडक्शन मैनेजर तो खुशी से ये काम कर रहा था, लेकिन अब जो ऑनर था उन्होंने बोला कि देखिए, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा कि आप 6 के 6 काम करें, कहीं ना कहीं आपकी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, मार्केट में जो भी आने जाने का काम है वो हम किसी और मैनेजर को दे देते हैं, और जो भी आपका, आप ना सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर पे रहो, यानी आप फ्लोर एरिया में रहो, प्रोडक्शन एरिया रहो, आप सिर्फ प्रोडक्शन का काम करो। यानी हुआ क्या कि परचेज का काम जो है वो परचेज मैनेजर को पकड़ा दिया गया। परचेज का काम किसको पकड़ा दिया गया बच्चों? परचेज मैनेजर का। और मैनेजर को, और यूज करने का काम अभी भी किसके पास है? प्रोडक्शन मैनेजर को। हमने कहा आप इतने सालों से हमारे पास काम, आपको हम जाने तो नहीं देंगे, बट आप बाहर जाने का काम छोड़ दो, वो सारा काम बाहर वाले लोग, दूसरे लोग कर लेंगे। आप प्रोडक्शन पे ध्यान दो, आप अपनी एफिशिएंसी पे ध्यान दो। हायर करने का, लेबर को हायर करने का काम हमने किसको पकड़ा दिया? हमने ये ह्यूमन रिसोर्स एचआर को पकड़ा दिया। हमने कहा ये एचआर का काम है, राइट। फिर हमारे पास मेक देम वर्क। हमने कहा कि देखो, ऐसा नहीं कि आपसे पूछेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे था, जैसे हमने ऑनर और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में बात चल रही है, तो ऑनर ने कहा सुनो, ऐसा नहीं है प्रोडक्शन मैनेजर, आपका कोई से ही नहीं है। आप जो सामान कहोगे, परचेज मैनेजर मार्केट से वही सामान लेकर आएगा, जिस क्वालिटी का बोलोगे उसी का लेकर आएगा, वो आपकी ही बात मानेगा, वो आपके अंडर काम कर रहा है। ताकि प्रोडक्शन मैनेजर को बुरा नहीं लगे, उसकी सारी अथॉरिटी थी, आप उसकी अथॉरिटी छीन रहे हो, बुरा तो उसको लगेगा ना। तो हम उसको दिलासा दे रहे हैं, देखो देखो, ऐसा परेशान मत हो, आप जो मटेरियल लाने को कहोगे वो वही मटेरियल लेकर आएगा। ऐसे ही लेबर के केस में हुआ कि हमने कहा कि मेक देम, लेबर से हमने बोला कि आप ना, प्रोडक्शन मैनेजर से हमने बोला कि देखो, आप ना हायरिंग करने का काम छोड़ दो, कौन से लेबर को कहाँ से लेकर आना है वो ह्यूमन रिसोर्स वाला ढूंढ लेगा, एचआर मैनेजर ढूंढ लाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है आपसे पूछेंगे नहीं, लास्ट इंटरव्यू आपसे ही कराएंगे। आप हाँ बोलोगे, आपको लगेगा वो लेबर आपका काम कर सकता है, तो ही हम उसको हायर करेंगे, नहीं तो हम उसको हायर नहीं करेंगे, आप परेशान मत हो।
तो यानी काम कराने की जिम्मेवारी अभी भी किसके पास थी? अभी भी प्रोडक्शन मैनेजर के पास थी। हमने कहा फैसिलिटी अरेंज करने का काम हम किसको दे देते हैं? फैसिलिटी अरेंज कराने का काम हम फैसिलिटी मैनेजर को दे देते हैं, और फैसिलिटीज यूज करने का काम अभी भी आपका है। प्रोडक्शन मैनेजर ही डिसाइड करेगा कितने मशीन आवर्स में काम होगा, प्रोडक्शन मैनेजर ही बैच साइज डिसाइड करेगा, सब प्रोडक्शन मैनेजर ही करेगा। बस बाहर जाने का काम हमने प्रोडक्शन मैनेजर से लेके किसको दे दिया? अलग अलग लोगों को बांट दिया। यानी हमारी कंपनी में अब 4 मैनेजर हो गए हैं। सामान कौन खरीद के लेके आएगा? परचेज मैनेजर। उसको यूज कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। लेबर को हायर कौन करेगा? एचआर मैनेजर। प्रोडक्शन काम कौन करवाएगा? लेबर से काम कौन करवाएगा? प्रोडक्शन मैनेजर। फैसिलिटीज अरेंज कौन करेगा? फैसिलिटी मैनेजर। लेकिन उस फैसिलिटीज को यूज कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर। बच्चे यहाँ तक बिल्कुल समझ में आता है? ये मैंने क्यों कराया अभी आपको समझ, ठीक है? यानी परचेज से रिलेटेड प्राइस में ऊपर नीचे हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? परचेज मैनेजर। परचेज मैनेजर को बताया जाएगा कि देखिए ये सामान इतने रुपए का आना चाहिए, अगर आपने प्राइस में कुछ गड़बड़ बड़बड़ की तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? परचेज मैनेजर। लेबर को हायर कौन कर रहा है? एचआर मैनेजर। तो लेबर की जो सैलरी है तो वो कौन डिसाइड करेगा? हायर एचआर मैनेजर। तो यानी कोई भी ऊपर नीचे हुआ सैलरी में तो उसके लिए हम किसको पकड़ेंगे? एचआर मैनेजर। ओवरहेड हम लोग ग्रुप 1 में बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको साइड कर दिया। चलो बच्चों, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करें मटेरियल वेरिएंस। तो मटेरियल वेरिएंस हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, मटेरियल वेरिएंस की अगर हम बात करें तो मटेरियल वेरिएंस में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चों मटेरियल वेरिएंस। तो एग्जाम्पल 1, मान लो कि अपन लोगों का स्टैंडर्ड है कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, अब बच्चे गड़बड़ करते हैं एफजी से। पूरा का पूरा चैप्टर ना इनपुट का डेडिकेटेड है, इनपुट के लिए डेडिकेटेड। तो जो भी वेरिएंस निकलेंगे वो मटेरियल वेरिएंस, जो भी लेबर वेरिएंस, जो भी मतलब वेरिएंस निकलेगा वो लेबर वेरिएंस, फिनिश गुड्स का नहीं निकल रहा है, राइट? तो हमने डिसाइड किया था कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए अपने को 4 kg ऑफ मटेरियल लगेगा, और 1 kg ऑफ मटेरियल अगर हम मार्केट से खरीदने जाएंगे तो मैंने उसको बोला परचेज मैनेजर को कि देखिए जब आप जाएंगे तो 15 रुपए पर kg के हिसाब से आपको मटेरियल मिलेगा, राइट? एक्चुअल में भी मान लो हमने 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स ही बनाई, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाई, 4 kg ऑफ मटेरियल ही लगा, लेकिन वो जो परचेज मैनेजर था ना, वो जब मार्केट में गया तो वो 15 रुपए का सामान ला ही नहीं पाया। नया नया था बेचारा, उसको सामान नहीं खरीदना आया, तो वो 17 रुपए पर kg के हिसाब से सामान लेकर आया। अभी ना एक पोएम स्टार्ट हो जाएगी, क्लास के वाले बच्चे तो उसको बहुत गाते हैं, आप भी साथ में बोलोगे तो आपको भी अच्छे से याद हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, मेरे को सामान बनाने में कितने रुपए लगने चाहिए थे? मेरी मटेरियल कॉस्ट कितने की आनी चाहिए थी? 1 kg 15 रुपए का आता है, मेरे को 4 kg लगना चाहिए था 1 यूनिट को बनाने में। मैंने एक्चुअली में भी एक फिनिश गुड्स ही बनाई है, मैंने 4 kg ही यूज किया है, लेकिन प्राइस खराब हो गया, राइट? तो मैंने सोचा था कि 1 यूनिट को बनाने में 4 kg लगेगा, 1 kg 15 रुपए का आता है, तो 60 रुपए में मेरा सामान बन जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्या सोचा था? फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि जो आप एक्चुअल आउटपुट बनाओगे उसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितनी होगी। तो हमने कहा देखो क्वांटिटी इनटू में प्राइस, 4 kg लगना चाहिए था और 15 रुपए का आना चाहिए था 1 kg, तो 60 रुपए में मेरा सामान बन जाना चाहिए था। बट एक्चुअल कॉस्ट मेरी कितनी आई? एक्चुअल कॉस्ट में मैंने 4 kg ऑफ मटेरियल ही यूज किया, लेकिन इस बार वो 17 रुपए का आया। तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई बच्चों? हमारी कॉस्ट आ गई 68 रुपीज। मुझे एक बात बताओ, 60 रुपए में सामान बन जाना चाहिए था, लेकिन सामान कितने में बना? 68। फायदा की नुकसान सोच के बोलना, जितना भी मैं गाना गा रही हूँ ना उसको आप गाओगे ना, आपके लिए कितना ईजी हो जाएगा ये चैप्टर। तो देखो 60 का सामान आना चाहिए था, बट कितने का आया? 68 का। फायदा की नुकसान? नुकसान। अगर नुकसान है तो प्लस में आंसर आना चाहिए, माइनस में? माइनस में। तो मुझे बताओ 60 का सामान बनना चाहिए था, 68 का बना। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। 60 में से 68 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर या माइनस में आंसर आएगा, या 68 में से 60 करेंगे, ऑब्वियसली हमें 60 में से 68 माइनस करना पड़ेगा, यानी स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करेंगे तब मेरा आंसर आएगा।
यानी सबसे पहला वेरिएंस आपने सीखा बच्चों, उसका नाम क्या है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकाला? अभी अभी निकाला आपने। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट को भी मैं शॉर्ट में एओ लिख रही हूँ, माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो मैंने सोचा था कि 60 रुपए में सामान बन जाए, लेकिन सामान बना कितने में? 68 रुपीज में। यानी 8 रुपीज का मेरा क्या हो गया? नुकसान। नुकसान को हम दिखाते हैं ए से, साइड में लिख देते हैं। ए मीन्स एडवर्स, कि सिचुएशन अच्छी नहीं है, बुरी सिचुएशन है, गलत हो गया, नुकसान हो गया। आए अपने को समझ में? अब फिर हमने सोचा कि यार 8 रुपए का नुकसान तो हुआ, लेकिन ये हुआ किसकी वजह से? देखो 4 केजी यूज करना चाहिए था और 4 केजी यूज किया, तो यानी प्रोडक्शन मैनेजर की तो कोई गड़बड़ नहीं है। उस बेचारे ने तो 4 केजी में ही सामान बनाना चाहिए था, उसने 4 केजी में बनाया, वो तो भला इंसान है, कोई हमारा गड़बड़ नहीं किया है। लेकिन जो परचेज मैनेजर था उसको मैंने बोला था या 15 रुपए पर केजी के हिसाब से सामान लाना, लेकिन जब वो मार्केट में गया तो वो कितने का लेकर आया? वो 17 का लेकर। तो किसने नुकसान कराया? मेरा नुकसान कराया है परचेज मैनेजर ने। तो इसका रीजन कौन है? मुझे बोलो तो बच्चे, इसी 8 रुपए का रीजन मुझे कौन समझ में आ रहा है? किसको पकड़ू मैं? किसके पैसे काटूं? किसको बोलूं कि भाई देखो यार ये तो आपने नुकसान करा दिया? तो इस नुकसान के लिए मैं किसको पकड़ूं? इस नुकसान के लिए मैं पकड़ूंगी परचेज मैनेजर। मैं बोलूंगी भाई इधर आओ, आपने बहुत यहाँ पे नुकसान करा दिया, अब आपकी सैलरी में से ये पैसे कटेंगे, तब आओ। मैं परचेज मैनेजर के पास गई, मैंने उसको बोला कि भाई जरा देखिए, आपको बोला गया था 15 में सामान लेकर आना, बट वो लेकर कितने में आया? वो लेकर आया अपने पास 17 में। मुझे बताओ फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। दोबारा सोच के, फायदा की नुकसान? नुकसान। 2 रुपए का नुकसान दिख रहा है, तो नुकसान है तो प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल कि एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। यानी दूसरा वेरिएंस हमारा किसकी वजह से निकल रहा है? हमारा निकल रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। हमारा निकल रहा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस कि भाई प्राइस में गड़बड़ है। तो अभी तुमने मुझे बताया बच्चों, मैम स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस करेंगे। तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, वो बता दिया ना तुमने, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। लेकिन उसने ऐसा थोड़ी ना एक ही क्वांटिटी पे नुकसान करा है। तो मुझे बताओ वो कौन सी क्वांटिटी पे नुकसान कराएगा? वो एक्चुअल क्वांटिटी पे नुकसान कराएगा या स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे नुकसान कराएगा? वो कराएगा एक्चुअल क्वांटिटी पे। वो मार्केट से क्या खरीदेगा? वो मार्केट से तो, याद रखो, परचेज मैनेजर कितनी क्वांटिटी लेकर आएगा? जो प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा। और प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा परचेज मैनेजर को क्या बोलेगा? भाई तू एक्चुअल क्वांटिटी लेकर आ। क्योंकि जब तक वो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं लेकर आएगा तब तक सामान कैसे बनेगा? तो ध्यान रहना है, वो कहानी मैंने इसीलिए सुनाई कि परचेज मैनेजर हमेशा मार्केट से क्या लेकर आएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। हमेशा किस पे नुकसान या फायदा कराएगा? एक्चुअल क्वांटिटी। तो यानी ये 2 रुपए का नुकसान हमेशा किस पे होगा बच्चों? एक्चुअल क्वांटिटी पे। यस और नो? चलो, तो मुझे बताओ यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस क्या था अपने पास? स्टैंडर्ड प्राइस था अपने पास 15 और एक्चुअल प्राइस कितना था? 17। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी? 4 केजी। तो यानी 2 रुपए का नुकसान 4 रुपए पे, यानी 8 रुपए का नुकसान किसने कराया अपने पास? इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पेपर जब हम रेगुलर क्लास में करते हैं तो ऑब्वियसली हम और डिस्कशन करते हैं। अभी के लिए आई थिंक इतना ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग एक और करें। आई टेक 3 एग्जाम्पल। जब हम लोग क्लास में करते हैं तो ऐसे तो 10-12 एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, पर क्योंकि रिविजन सीरियस है, आई हैव टू टेक दैट इनटू माइंड। चलो, लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 2। देखिए जरा, मान लो हमारा स्टैंडर्ड था कि हम लोग 1 केजी ऑफ फिनिश गुड्स बनाएंगे। हम लोग यहाँ पे 4 केजी ऑफ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। एक मटेरियल मुझे मार्केट में पड़ेगा 15 रुपए पर केजी के हिसाब से। ठीक है, एक्चुअली में हमने क्या किया, अभी भी हम 1 केजी ऑफ फिनिश गुड्स ही बनाया, लेकिन इसके लिए मैंने 6 केजी ऑफ आरएम यूज कर लिया। और मार्केट से इस बार मेरा परचेज मैनेजर होशियार था, उसने नेगोशिएशन करके सामान लेकर कितने का आया? वो 14 रुपए का। ठीक है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस जब हम क्लास में करते हैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं, राइट? चलो देखो, तो मुझे बताओ, जब हमने सोचा था कि 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए मेरे को 4 केजी लगेगा और 1 केजी कितना पड़ेगा? 15 रुपए का।
तो यानी 4 kg इंटू में ₹15 यानी सामान कितने का पड़ना चाहिए था बेटा? हमारी कॉस्ट आनी चाहिए थी 60 रुपए की, बट इन रियलिटी क्या हुआ, हम लोग को 6 kg लग गए। अब आई थिंक इतने होशियार आपको कि आपको अब समझ में आ रहा होगा कि यार 4 kg की जगह प्रोडक्शन मैनेजर ने कितना यूज कर दिया, 6 kg। प्रोडक्शन मैनेजर ने इस बार करा दिया नुकसान, लेकिन जो परचेज मैनेजर थे उसने इस बार फायदा कराया। लेकिन मेरी टोटल कॉस्ट कितनी है? 6 kg प्रोडक्शन मैनेजर ने यूज किया, एक की कॉस्ट थी 14 रुपए। यानी मेरा जो सामान बना, मेरा सामान कितने रुपए का बना? 84 रुपीज का। मेरा सामान कितने का बना? 84 रुपीज का। अब मुझे एक बात बताओ, ओवरऑल फायदा की नुकसान? 60 रुपए में सामान बन जाना चाहिए था, सामान बना कितने में? 84 में। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। मेरे को जो आंसर चाहिए, मुझे आंसर किस में चाहिए है? मुझे आंसर चाहिए है ऑब्वियसली नेगेटिव। तो मैं क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो मुझे बताओ, सबसे पहला वेरिएंस एमसीवी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं एमसीवी। कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अभी मैं फॉर एक्चुअल आउटपुट क्यों लिख रही हूँ, एग्जाम्पल 3 में समझ आ जाएगा। माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो क्या मुझे बच्चों एक बार बता पाओगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट अपने पास कितना है? 60 रुपए में सामान बन जाना चाहिए था, लेकिन सामान कितने में बना है बच्चों? 84 में। तो मुझे बताओ फायदा की नुकसान? नुकसान 24 रुपए का भाई नुकसान हो गया एडवर्स। इसके कौन रीजन है? 2 लोग। पकड़ो जल्दी से। इस बार तो दोनों ने करी कुछ ना कुछ करवाया है। तो सबसे पहले गए हम परचेज मैनेजर के पास, हमने कहा भाई बोला था 15 में सामान लेकर आना, कितने में लेकर आया? कहता है 14 में। मैंने कहा ठीक है। फायदा की नुकसान? फायदा। प्लस की माइनस? प्लस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस को लिख रहे हैं एमपीवी। ठीक है, शतरंज जैसा बन गया, कुछ भी हो जाता है। एमपीवी। एमपीवी कैसे निकलेगा बताओ बच्चों? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। याद करो, प्रोडक्शन मैनेजर हमेशा मार्केट से क्या लाता है? एक्चुअल क्वांटिटी। फिर फायदा और नुकसान किस पे कराएगा? एक्चुअल क्वांटिटी पे। तो इसको बोला था 15 रुपए का सामान लाना, लेकिन ले आया 14। होशियार भाई होशियार, आप जैसा है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी मार्केट से कितनी लेकर आया? 6 kg। तो इसने मेरा कितने का फायदा कराया? 6 रुपए का। 6। फायदा लिखने के लिए एफ यूज करें, एफ फॉर फायदा, एफ फॉर फेवरेबल नहीं, एफ इज अ फेवरेबल एक्चुअली, बट याद रखने के लिए याद रख सकते हैं, एफ इज अ फायदा। अब दूसरा किसी ने तो नुकसान कराया, पकड़ो तो जरा उसको। उसका नाम क्या था? प्रोडक्शन मैनेजर। ये कौन था? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? who is responsible for this? responsible is purchase manager। कि भैया आपको इस बार मिलेगा बोनस, आपने कराया हमारा फायदा। परचेज मैनेजर। मटीरियल यूसेज वेरिएंस। मटीरियल यूसेज वेरिएंस यूज करने में गड़बड़ किया ना, तो मटीरियल यूसेज वेरिएंस। मटीरियल यूसेज वेरिएंस अब बताना मुझे जरा ध्यान से। 4 kg यूज करना था, बट भाई साहब ने कितना यूज कर दिया? 6 kg। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। 4 माइनस 6, 2 kg का नुकसान कराए। बट आंसर तो हमें किस में चाहिए? रुपीस में। तो आपने बोला मैम स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर दो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कर दो। लेकिन द पॉइंट इज, आंसर मुझे केजी में थोड़ी ना चाहिए, रुपए में चाहिए। क्योंकि कहानी सुनाई थी ना कि प्रोडक्शन मैनेजर सालों से काम कर रहा है, तो उसको कौन सा प्राइस पता होगा? क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड, मतलब क्या होता है कि आप बहुत सालों से कोई काम करते हो, उसी को स्टैंडर्ड बना दिया जाता है, राइट? तो यानी वो उसको कौन सा प्राइस पता है? स्टैंडर्ड प्राइस। और उसको हम एक्चुअल प्राइस बताते भी नहीं है, क्योंकि जब भी प्रोडक्शन मैनेजर को पता चलेगा कि भाई जो परचेज मैनेजर है महंगा सामान ला रहा है या सस्ता सामान ला रहा है, वो अपना काम छोड़ के लड़ाई करने चला जाए। देखो पहले मैं ये सारे काम करता था तो इतना महंगा सामान नहीं लाता था, सस्ता लाता था, आप नए लोगों को लेकर आए हो तो सस्ता ला रहे हैं। नहीं नहीं, नो कन्फ्लिक्ट। एक डिपार्टमेंट के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो गॉसिप करेंगे यार, काम कौन करेगा? तो ध्यान रखना, वो कहानी सुनाने का मतलब याद रखवाना था। तो प्रोडक्शन मैनेजर को कभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं पता होता है, प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पता होता है। तो यानी उसका जो फायदा नुकसान निकलेगा वो हमेशा किस पे निकलेगा? वो निकलेगा हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पे। तो उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्राइस। आता है बच्चों? तो लेट्स स्टार्ट। तो यानी हमने उसको बोला क्या? उसको पता भी था कि भाई 4 kg में सामान बनाना है, उसने कितने kg में बना दिया? 6 kg में। और नुकसान कितने पे हुआ?
स्टैंडर्ड प्राइस पे, स्टैंड उसको कौन सा प्राइस पता है, उसको पता ही स्टैंडर्ड प्राइस है तो 15 रुपए, तो यानी कितना हो गया 30 रुपए एडवर्स। मुझे बताओ अगर मैं ये बाइफिकेशन नहीं करती तो मुझे तो सीधा सीधा 24 का नुकसान दिख रहा था। ओवरऑल नुकसान कितने का था, 24 रुपए का। मैं इस 24 रुपए के लिए किसको लायबल ठहराऊं? एक्चुअल में नुकसान 30 रुपए कराया था प्रोडक्शन मैनेजर ने, वो तो एक बेचारे ने फायदा करा दिया था, उसकी परफॉर्मेंस तो दबी जाती। इसीलिए हम लोग रीजंस ढूंढते हैं ताकि हमें पता चल सके कि किसको रिवॉर्ड करनी है और किसको सजा देनी है, किसको पनिश करना है, किसकी सैलरी काटनी है। तो हमेशा याद रखना बच्चों, एमसीवी का जो टोटल आएगा, एमसीवी इज इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी, यूसेज वेरिएंस को हम शॉर्ट में एमयूवी बोलते हैं। तो कितना आ गया 6 फेवरेबल, ये आ गया 30 एडवर्स। तो अपने पास नेट कितना आ गया, नेट इज 30 माइनस 6 इज 24, 24 एडवर्स। इट शुड ऑलवेज बी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो 3 वेरिएंट्स मैंने आपको पढ़ाए, एमसीवी विच इज स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल, सेकंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों का टोटल हमेशा सेम होना चाहिए। क्लास एग्जांपल, अपने पास 5 वेरिएंट्स है तो 2 और बचे हुए हैं, तो अभी मैं एक और एग्जांपल करा रही हूँ ताकि आपको और समझ में आ जाए। देखो अभी तक तो मैं एक ही फिनिश गुड्स का एग्जांपल ले रही थी, तो मैंने कहा स्टैंडर्ड कितना है, स्टैंडर्ड इज मान लीजिए 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स के लिए मैंने सोचा था कि मैं 4 kg ऑफ RM लगाऊंगी और 1 kg मुझे कितने का पड़ेगा, 15 रुपए पर kg का पड़ेगा, राइट। बट एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में इस बार मैंने बना दी 20 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, राइट, 20 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, और हम लोगों ने यहाँ पे मान लो लगा दिया 100 kg ऑफ RM, और प्राइस जो हमें पड़ा वो हमें पड़ा सपोज करो 1400 पर kg, और बोलते हैं कैलकुलेट कॉस्ट। अब यहाँ से मैं कुछ समझाना चाहूंगी, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऑब्वियसली 1 यूनिट ऑफ फिनिश नहीं आता है। लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये दोनों कंपेरेबल तो नहीं है, ये स्टैंडर्ड 1 यूनिट के लिए बताया गया। अगर आप एक फिनिश गुड्स बनाएंगे तो आप 4 kg ऑफ RM यूज करेंगे और 15 रुपए पर kg का यूज करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से हट रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, मैं समझाना चाहूंगी। एक होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट। एक होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट। एक होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक होता है एक्चुअल कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट ना हमेशा एक्चुअल आउटपुट के लिए ही होती है, एक्चुअल कॉस्ट में कुछ स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं होता, एक्चुअल कॉस्ट हमेशा एक्चुअल के लिए होती है। तो एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, राइट। अब जरा समझो, इस वाले एग्जाम्पल में अगर हम चले तो हम बोले कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है। स्टैंडर्ड आउटपुट यहाँ पे क्या था, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट वो स्टैंडर्ड आउटपुट, ठीक है, और उसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी थी, 4 kg। तो यानी कितना, 1 यूनिट को बनाने में कितना लगता, 4 kg लगता, और 4 kg स्टैंडर्ड आउटपुट को बनाने में, मतलब 1 यूनिट को बनाने में मेरी मटेरियल की कॉस्ट कितनी आती है। मैंने कहा मटेरियल की कॉस्ट, कॉस्ट तो कैसे निकलती है, क्वांटिटी इनटू में प्राइस। तो मैंने कहा एक आउटपुट को बनाने में 4 kg लगता और ये 15 रुपए का था, तो यानी मेरी जो कॉस्ट आनी चाहिए थी 15 चौक 60, इतनी आनी चाहिए थी, राइट। अब आता है अपने पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैंने कहा कि एक्चुअल आउटपुट कितना है, 20 यूनिट मेरे फिनिश गुड्स के हैं, 20 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स। ध्यान रखना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मैं 20 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बना रही हूँ तो उसके लिए मेरे को कितनी, एक के लिए अगर 4 kg लगनी चाहिए थी, स्टैंडर्ड था ना कि 1 यूनिट को बनाने के लिए 4 kg लगना चाहिए, तो 20 को बनाने के लिए कितना लगना चाहिए, 80 kg लगना चाहिए। और फिर 80 kg की कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, कितनी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी, 1 kg की कॉस्ट कितनी थी, 15, तो इसकी कितनी आनी चाहिए थी, 80 इंटू 15 विच इज 1200।
ठीक है। एक्चुअल कितनी आई? एक्चुअल में मैंने 100 केजी यूज किया और 100 केजी की टोटल कॉस्ट दे रखी है, पर यूनिट नहीं है ना, सॉरी ये पर यूनिट नहीं है, ये 1400 है। तो ये जो बताया उसने मुझे 1400 बताया। अब मैं यहाँ से पर यूनिट निकाल सकती हूँ, बात अलग है कि 100 केजी मैंने यूज की है, 1400 रुपए लग गए। अब ध्यान रखना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट का मेरा कोई काम ही नहीं है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो आउटपुट मैंने बनाया है, मान लो मैंने 5 यूनिट बनाई, मान लो मैंने 5 चेयर बनाई है, ठीक है, मेरा चेयर का बिजनेस है। तो 5 चेयर जो मैंने बनाई है उसकी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए थी और उसकी कॉस्ट कितनी आई है, कंपेयर तो मुझसे करेंगे ना कि भाई ये सामान बनाया मैंने, 5 चेयर बनाई है, इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई। आपके पेपर में 10 क्वेश्चन है, वो 10 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने चाहिए थे, आपने कितने घंटे में कंपेयर किए। द पॉइंट इज कंपैरिजन किसका होता है? हमेशा एक्चुअल आउटपुट का होता है कि एक्चुअल आउटपुट कितने यूनिट में, कितने क्वांटिटी में बन जाने चाहिए थे या कितनी कॉस्ट में बन जाने चाहिए थे, बट एक्चुअल आउटपुट बने कितने में, ये कंपेरेबल है। आप एक यूनिट को ऑब्वियसली 20 से कंपेयर कर ही नहीं सकते, एक यूनिट की कॉस्ट को कैसे आप 20 यूनिट से कंपेयर कर दोगे? तो ये मेरे काम का नहीं होता है, ठीक है, ये मेरे बस ये मेरा कुछ मतलब ये मेरे आगे काम में नहीं आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, कि एक्चुअल आउटपुट बनाने में कितनी कॉस्ट लग जाती, कितनी नहीं लगी। ये मेरा समझाने का पर्पस था कि जब आप बजट वगैरह करते थे तो सब कुछ बहुत आता है, बट आई होप सबको समझ में आ गया होगा। हम लोग इसके बिना भी ये चल सकते थे, बट मुझे समझाना था इसलिए मैंने, ठीक है। यानी पूरे स्टैंडर्ड में हमें क्या चाहिए होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करने कि भाई जो आप एक्चुअल आउटपुट बनाने चले हो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी और उसकी कॉस्ट कितनी हुई है। अब इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम बना लेते हैं, देखो एक एक था तो साइड में ही मल्टीप्लाई कर लिया था, एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स था तो अपने साइड में ही मल्टीप्लाई कर लिया था, बट अभी इसको थोड़ा पेपर में आएगा तो प्रेजेंटेशन तो करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम बनाते हैं बच्चों कॉस्ट कार्ड, ठीक है। तो ये बन रहा है अपने पास मटीरियल कॉस्ट कार्ड, ये सारी मटीरियल की इंफॉर्मेशन रखेंगे। इसके हम दो हिस्से करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे, लाइन अच्छी क्यों ड्रॉ हुई भाई, सीधा सीधा अच्छे से हो जाओ, मूड में नहीं है, छोटी बात नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे स्टैंडर्ड, मम्मी यहाँ पे क्यों, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्चुअल कॉस्ट, राइट। कॉस्ट कैसे निकलती है मुझे बताओ बच्चों, कॉस्ट निकलती है क्वांटिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस, शॉर्ट में लिख रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। अगर ये ए है ये बी है तो ये ए इंटू बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्वियसली एक्चुअल क्वांटिटी आएगी, यहाँ एक्चुअल प्राइस आएगा, यहाँ पे अपने पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। अगर ये ए है ये बी, आप कोई और नाम देना चाहो तो इज योर एक्चुअल, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो मुझे बताओ सबसे पहले जो पता है पहले वो भर लेते हैं। मुझे पता है एक्चुअल क्वांटिटी 100 है और ये 1400 की बनी, तो एक्चुअल क्वांटिटी 100 है और वो 1400 की कॉस्ट है, क्या मैं एक्चुअल प्राइस निकाल पाऊंगी? 1400 डिवाइडेड बाय 100 यानी कितना आ गया? 14 रुपीज। यस, यहाँ पर अब देखो एक क्वांटिटी को बनाने में, एक फिनिश गुड्स को बनाने में कितना केजी लगता है? 4 केजी। तो 4 केजी लगता है एक फिनिश गुड्स को बनाने में। हमने कितने फिनिश गुड्स बनाए थे? हमने बनाए थे 100 नहीं, हमने बनाए थे 20 यूनिट ऑफ फिनिश। तो 20 के लिए कितना? ऑब्वियसली 80 आ गया। तो दिस इज 80, इट इज व्हाट, थोड़ा सा ना रिपीट करते रहना ताकि आ जाए, फ्लो में आ जाए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना? 80। स्टैंडर्ड प्राइस कितना बोला गया था भाई, कितने रुपए में लेके आना? 15 रुपए में। तो यानी कॉस्ट कितनी आ जाती? शायद हमने यहाँ पे लिखी हुई थी 1200, राइट। आप दोबारा करना चाहो दोबारा कर लेना, ठीक है। तो ये अब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस MCV। तो कितने का सामान बन जाना चाहिए था? 1200 का। कितने का बना है? 1400 का। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो क्या बनेगा ये? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, माइनस एक्चुअल कॉस्ट।
राइट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट अपने पास कितनी थी बच्चों? 1200 में सामान बन जाना चाहिए था, लेकिन बना कितने में? 1400। 200 का हो गया नुकसान। अब इसके रीजन ढूंढने चलो, पहले पकड़ते हैं परचेज मैनेजर, एमपीवी। परचेज मैनेजर से मैंने बोला कि भाई बोला था 15 में लेकर आना, उसने कहा हाँ बट मैं तो 14 में लेकर आऊं। भाई साहब अब थोड़े से होशियार हो गए हैं, तो ये कैसे निकलेगा पहले मुझे बताओ। 15 में सामान 15 का लेकर आना था, 14 का लेकर आया, फायदा की नुकसान? फायदा। प्लस की माइनस? प्लस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। परचेज मैनेजर हमेशा किस पे नुकसान कराता है? एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी, तो 15 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी वाज 80। नहीं रे सॉरी, एक्चुअल क्वांटिटी वाज 100, एक्चुअल क्वांटिटी वाज 100, तो ये 100 हो गया फेवरेबल। उसके बाद है अपने पास एम यू वी। कितनी क्वांटिटी में सामान बन जाना चाहिए था? 80 में, बट बना कितने में? 100 में। 80 में सामान बन जाना चाहिए था, लेकिन बना कितने में? 100 में। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्रोडक्शन मैनेजर बेचारे थोड़े चिढ़ गए हैं, बड़ा ही नुकसान करा दिया, कोई बात नहीं। फायदा की नुकसान? नुकसान। प्लस की माइनस? माइनस। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल की एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब मुझे क्वांटिटी में आंसर चाहिए रुपीस में, रुपीस में। कौन सा प्राइस पता है? प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पता होता है, प्रोडक्शन मैनेजर को हमेशा स्टैंडर्ड प्राइस पता होता है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 80, एक्चुअल क्वांटिटी थी 100, स्टैंडर्ड प्राइस था अपने पास 15। तो दिस इज 300 एडवर्स। देखो MCV इज इक्वल टू MPV प्लस MUV, हमारा आंसर मैच हो रहा है, यानी हम लोगों ने सही किया, राइट। 100 एडवर्स, दिस इज 200 एडवर्स। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में विल बी डिस्कसिंग मोर क्वेश्चंस, मोर कॉन्सेप्ट्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पढ़ाई करते रहो, पेपर्स बहुत पास है तो पढ़ते रहो प्लीज, सब ताकि हम लोग आगे में मिलते रहें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय, टेक केयर।